हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, बारिश ये साल कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्टार्ट हो गई है और ये वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को ये बारिश से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर विनोद शेलार और मैं मेडीपॉइंट हॉस्पिटल में एज ए पीडियाट्रिशियन पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ। तो बारिश से क्या हो सकता है? बारिश से कुछ चीज़ें जो अलग होती है वो है, नंबर 1 ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नंबर 2 टेम्परेचर कम हो जाता है और नंबर 3 इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं पानी से जो होने वाले हैं वो पर्टिकुलरली वो। तो ये चीज़ों से हमें बचना है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोथिंग और प्रोटेक्शन। अगर बारिश में बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि एक रेनकोट यूज़ कर सकते हैं, वाटरप्रूफ जैकेट यूज़ कर सकते हैं, वाटरप्रूफ शूज़ यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपके जो कपड़े चाहिए वो ब्रीदेबल कपड़े चाहिए और दूसरा जल्दी सूखने वाले कपड़े चाहिए। तीसरी बात, जब आप बाहर बारिश में निकलते हो तभी टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है और ये पर्टिकुलरली मैटर करेगा छोटे बेबी के लिए। छोटे बेबी को हाइपोथर्मिया बहुत जल्दी हो सकता है। हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर बॉडी का कम होना, उनका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने की पावर कम होती है, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो वार्म कपड़े ज़रूरी है। और ये सब के बाद जब आप बारिश से फिर से अंदर आते हो तो सबसे पहले अगर कपड़े गीले हैं तो उसको निकालो और बॉडी ड्राई कर दो। तो ये हो गया क्लोथिंग और प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट आता है खाना। तो खाने में क्या आएगा? खाने में 3 चीज़ें आएगी। नंबर 1 आएगा अपना फूड, दूसरा आएगा पानी और तीसरा आएगा फ्रूट्स। तो फूड क्या होना चाहिए? इम्पॉर्टेंट फूड होना चाहिए वार्म और होम कुक फूड। सिर्फ घर का खाना यूज़ करो। बाहर का खाना स्ट्रीट फूड स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन बहुत इजीली हो सकता है। जितना बच्चा छोटा है उतना इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आता है पानी। बच्चे जब भी बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं तो कहीं से भी पानी पी सकते हैं। तो ये चीज़ों का पर्टिकुलरली ध्यान रखना ज़रूरी है। पानी हमेशा बॉईल करके यूज़ करो या फिर अच्छे फ़िल्टर का पानी यूज़ करो। अगर आप अच्छे फ़िल्टर का पानी यूज़ कर रहे हो तो अलग से उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बॉईल वाटर यूज़ कर रहे हो तो वो कम से कम 10 मिनट बॉइलिंग चाहिए, तभी वो यूज़फुल है। अगर वो पानी उबल रहा है और आपने जल्दी से निकाल दिया तो वो यूज़फुल नहीं है। तीसरी बात हो गई फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स का कंजम्पशन अच्छी तरह से धोकर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है और यूज़फुल हो सकता है। सिट्रस फूड पर्टिकुलरली अगर यूज़ करते हो तो उससे इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है। इसके बाद में आएगा हाइजीन। हाइजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस हम सब लोग जानते हैं। कोरोना के बाद में हम लोग अभी देख रहे हैं फिर से कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। बच्चे को हैंड वॉशिंग की आदत होना, हाथ धोना फ्रिक्वेंटली, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग करते टाइम 2 चीज़ें ध्यान में रखो। एक तो अच्छी क्वांटिटी में सोप यूज़ करना है और दूसरी बात कम से कम 30 सेकंड के लिए पानी के अंदर हाथ होना ज़रूरी है। दूसरी बात आ गई नेल्स की। तो नेल्स हमेशा अच्छी तरह ट्रिम चाहिए और वो क्लीन चाहिए, उसी से या फिर बीमारी फैल सकती है। और तीसरी बात आती है, अगर अपना बच्चा बहुत ही छोटा होगा तो उसके खिलौने फ्रिक्वेंटली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जहाँ पे खेलता है वो सरफेसेस हमेशा क्लीन और साफ़ रखना ज़रूरी है। तो वो सैनिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आता है स्किन और हेयर केयर। तो स्किन केयर सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, ये बाहर का वेदर जो ह्यूमिड हो गया है उसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकते हैं। पर्टिकुलरली स्किन के फोल्ड्स जो है वहाँ पे इन्फेक्शन तो रेनी सीज़न में कॉमन हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि स्किन ड्राई रखना। अगर आप बारिश में जाकर आते हो तो स्किन इमीडिएटली ड्राई करना, पर्टिकुलरली वो फोल्ड्स वाले एरिया में ड्राई रखना ज़रूरी है। दूसरा हेयर केयर, हाथ बाल धोना फ्रिक्वेंटली ज़रूरी है, कम से कम 2 टाइम्स इन अ वीक। और ऑयल अप्लाई करना भी ज़रूरी हो सकता है 1 से 2 बार हफ्ते में। इसके बाद में देखते हैं घर में हम लोग बेसिक केयर क्या कर सकते हैं घर के बारे में। तो वेदर ह्यूमिड होने की वजह से घर में जो मोल्ड्स और फंगस आ सकते हैं वो अवॉइड करने के लिए हम लोग वेल वेंटिलेटेड और ड्राई घर रख सकते हैं।
अगर मोल्ड्स और फंगस आते हैं तो उसको फ्रिक्वेंटली हटाना ज़रूरी है। उसके बाद में रेनी सीज़न में प्रॉब्लम जो होता है पानी जमा होने की वजह से मॉस्किटो का, तो मॉस्किटो नहीं होने के लिए जहाँ पे पानी जमा होता है वो एरियाज़ के ऊपर पर्टिकुलरली ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं। जो मॉस्किटोज़ ख़राब हो सकते हैं वो पर्टिकुलरली डे टाइम में बाइट कर सकते हैं, ये बाइट करते हैं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं बीमारियाँ, कौन सी बीमारियाँ रेनी सीज़न में हो सकती है। तो अगर ब्रॉडली हम लोग डिवाइड करें तो ये 5 टाइप की बीमारियाँ हो सकती है। एक तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, दूसरा स्किन इन्फेक्शन, तीसरा स्टमक इन्फेक्शन, चौथा मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस वाला इन्फेक्शन और नॉन स्पेसिफिक वायरल इलनेसेस। तो एक 1 बाय 1 हम लोग ये देखते हैं। तो एक है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब सर्दी खांसी, पर्टिकुलरली वो बच्चे जिनको अस्थमा है, जिनको दमा है, जिनको एलर्जी है, उनका अस्थमा रेनी सीज़न में प्रेसिपिटेट हो सकता है, उनकी तकलीफ़ सडनली बढ़ जा सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा, फ्लू वाले इलनेसेस जो है वो रेनी सीज़न में बढ़ जाते हैं। फ्लू का वायरस बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो इलनेसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ अपन कर सकते हैं वो मतलब हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग जो हमने पहले डिस्कस किया था। और दूसरी बात, फ्लू का शॉट, फ्लू वैक्सीन का शॉट रेनी सीज़न से पहले अराउंड मई महीने में सब ने लेना चाहिए। ये हो गया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। दूसरा आ गया स्टमक इन्फेक्शन। तो स्टमक इन्फेक्शन क्यों हो सकता है, तो स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है पानी की वजह से, ख़राब फूड की वजह से। रेनी सीज़न में पानी ख़राब होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से बाहर अगर खाना होता है तो फूड ख़राब होता है, फिर स्टमक इन्फेक्शन होगा। वो पता कैसे चलेगा, स्टमक इन्फेक्शन में बच्चे को होगा, उल्टी होगा, लूज़ मोशंस होगा। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए क्या करना है, हमने पहले ही देखा था, हैंड वॉशिंग, दूसरा पानी अच्छा और घर का खाना। तीसरी बात इसके बाद में आती है मॉस्किटो वाले इलनेसेस। मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने यहाँ पे डेंगू। मॉस्किटो बढ़ने की वजह से डेंगू स्प्रेड हो सकता है। डेंगू में तकलीफ़ क्या होती है, डेंगू जनरली बच्चों में थोड़ा माइल्ड होता है, लेकिन कभी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। डेंगू में तकलीफ़ होती है, एक तो इम्पॉर्टेंट है फीवर बहुत ज़्यादा होता है, और बाकी कॉम्प्लिकेट उसमें हो सकता है प्लेटलेट्स कम होना और फिर बाकी डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद में आएंगे दूसरा मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है मलेरिया। मलेरिया अपने यहाँ पे रिलेटिवली कम है। और तीसरा अपने यहाँ पे जो कॉमन है वो है चिकनगुनिया। तो ये 3 मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस ध्यान रखना ज़रूरी है, एक डेंगू, दूसरा चिकनगुनिया और तीसरा मलेरिया। इसके बाद में आएंगे स्किन इन्फेक्शंस। हमने पहले देखा था स्किन के पर्टिकुलर फोल्ड्स में मॉइस्चर होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। वो अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, 2 चीज़ें, एक तो ड्राई रखना और दूसरा वेट होता है तो इमीडिएटली ड्राई करना। और सबसे लास्ट है नॉन स्पेसिफिक वायरल इलनेसेस। वायरल फीवर जो होते हैं वो किसी भी सीज़न में अगर वेदर चेंज होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो जनरली कुछ टाइम के लिए बढ़ जाते हैं। तो वो एक ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको होती है, कोई भी तकलीफ़ अगर आपको होती है तो ये ज़रूरी है कि जल्दी से अपने पीडियाट्रिशियन को जाकर मिलें। थैंक यू।